गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पे एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने एसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में बात किया था और वहां पे हमने इन प्लेन एसेंट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे इस पे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जेईई में ये क्वेश्चंस अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। कुछ डेटा चेंज कर देते हैं और ऐसे मेथड्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्लस ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज, एसएससी जेईई, आईईएस, उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आपको समझना है बहुत ही आराम से, अच्छे से, और एक क्वेश्चन को समझने के बाद में हम अलग अलग क्वेश्चंस को तरीके से इसमें थोड़ा डिफरेंट करेंगे और आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये क्वेश्चन हम देखते हैं कब पूछा गया है, उसके बारे में डील करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है एसएससी जेईई में पूछा गया है और ये आपका 2005 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2005। और ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का पूछा गया। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन आएगा तो ये 20 नंबर से कम का नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्या निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम लोड P that can be carried by the bracket connection shown in the figure if 6 number of rivets या bolt, रिवेट की बात कर रहे हैं यहां पे, डायमीटर पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट्स आर यूज, मतलब यहां पे 6 नंबर ऑफ आपके यूज किए गए हैं जो कि इसमें जो इसका नॉमिनल डाया है वो आपका 20 mm है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे 6 नंबर ऑफ रिवेट्स आपके अप्लाई किए गए हैं। इस डायग्राम को देख के ये देखते हैं सबसे पहले ये जो आपका सेक्शन ब्रैकेट सेक्शन है, एक तो ये आई सेक्शन होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है उसकी थिकनेस जो है 10 mm है। जो मैंने आई सेक्शन उस दिन बनाया था टॉप व्यू में आप देखते थे तो मैंने इस तरीके से आई सेक्शन बनाया था, इस तरीके से आप देख पाओगे दिस द आई सेक्शन, मैंने डायग्राम वहां पे बनाया था। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। मैंने देखा था इस तरीके से प्रोजेक्शन किया था। तो आप देखोगे इसकी जो थिकनेस रहती है इस वाले सेक्शन की, ये वाला पार्ट आप देखोगे इसकी थिकनेस 10 mm, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया 10 mm। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसको, अगर हम 10 mm मान रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो यहां पे थिकनेस इसकी 10 mm हो गई, तो ये इसकी मेंबर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो थिकनेस है, देखिए यहां पे जो गसेट प्लेट है या जो ब्रैकेट की बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट की जो थिकनेस है वो 12 mm है, मतलब एक इंसान 10 mm का है और दूसरा क्या है 12 mm का है। अब बात कर लेते हैं अप्लाइड लोड मुझे निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये कितना वैल्यू हो सकता है। उसके बाद सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप अगर आप देखोगे, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द बोल्ट। सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप देखोगे जो कि यहां पे रहेगा, दिस इज द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, दिस इज द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, दिस इज द सीजी। तो ये पॉइंट अगर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट ग्रुप। एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो E इक्वल टू अगर आप देखोगे तो 400 mm। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी कितना है? एसेंट्रिसिटी किसे बोलते हो? जो सेंटर के अलावा कहीं पे दूसरी जगह लोड का लाइन ऑफ एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब इस सीजी से और बोल्ट के जो सेंटर तक है जो रिवेट है उसके डिस्टेंस जो 50 mm है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में कितना है? 50 mm है। उसके बाद इसकी जो पिच दी गई है वो भी कितना है? 50 mm है। क्लियर? इसको पिच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए लोड का डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए लोड के डायरेक्शन में हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? पिच। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन से, कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए मेंस का एग्जाम है तो आपको सबसे पहले डिनोट करना पड़ेगा गिवन डेटा। गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको जो भी गिवन है आप उसको नोट करिए। क्या हमें गिवन है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 400 mm। उसके बाद में अगर हम बात करें, हमें जो भी दिया गया है थिकनेस दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो फाइंड करना है, और जो डाया ऑफ रिवेट है उसके नंबर ऑफ अगर बात करें, नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो कितने हैं? दैट इज 6। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स, इसको मैं डी से मानता हूं। डी मान लो या फाई मान लो, फाई मान लेते हैं हमारे केस में। यहां पे फाई अगर हम माने तो फाई है 20 mm। लेकिन इसी के साथ में मुझे अगर चाहिए ग्रास डाया चाहिए, डाया फोल चाहिए, ग्रास डाया, तो ग्रास डाया के लिए मैं लिखूंगा दैट इज डी जी ग्रास डाया इजकल टू 5 प्लस दैट इज 1.5 mm, बिकॉज फाई इज लेस देन किससे है? 25 mm से क्या है?
25 से कम है, तो 25 से जब कम होता है तो रिविट के केस में हम लोग 1.5 ऐड करते हैं, अगर 25 से ज्यादा होता तो हम लोग क्या ऐड करते, 2 ऐड करते। तो आप देख पाओगे तो ये आंसर हो जाएगा 20 + 1.5 दैट इज 21.5 mm। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मुझे कुछ डेटा यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। अब ये क्वेश्चन 2005 में आया था, लेकिन अब जो पूछेगा क्वेश्चंस उसमें हमको स्ट्रेंथ के बारे में रिविट के बता देगा, उसने नहीं बताया है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है स्ट्रेंथ की, क्योंकि देखिए लोड अननोन है, अगर स्ट्रेंथ भी अननोन हो गई या रिविट वैल्यू अननोन हो गई तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास 2 अननोन हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको रिविट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो खास बात यह है, अब मैं क्वेश्चन को यहां पे स्टार्ट करता हूं कि जैसे अगर आप देखोगे कि यहां पे पावर ड्रिवन है, तो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिविट ये दे दिया क्वेश्चन में, क्लियर। अगर ये आपको बता दिया है तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि इसकी शियरिंग में स्ट्रेस क्या होती है और बियरिंग में क्या होता है। तो शियरिंग की अगर बात करें तो Fs इक्वल टू शियरिंग में जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मेगा पास्कल होती है, ठीक है। और उसके बाद बियरिंग की अगर बात करें तो 300 मेगा पास्कल होती है, क्लियर। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये शियरिंग में हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, दैट इज बियरिंग में हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान देना, अगर नहीं दिया है तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो अब मॉडर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं 2015 के बाद की बात करें तो कोशिश ये लोग करते हैं रिविट वैल्यू दे ही देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग शियर में निकालते हैं, तो पीएस शियर स्ट्रेंथ क्या करोगे भाई, शियर स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है पीएस इक्वल टू π/4 इंटू डाया ऑफ ग्रास का होल स्क्वायर इंटू एफएस। आप क्या बोलोगे, π/4, डाया ऑफ ग्रास कितना आया था 21.5। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी हैं एक तरीके से। एफएस की अगर मैं बात करूं, शियर स्ट्रेस कितना है 100, तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा मैं बियरिंग में निकालता हूं, अगर मैं बात करूं तो अगला जो है दैट इज इन बियरिंग, तो मैं बियरिंग में बात करता हूं, दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ। अगर बात करें तो पीबी आएगा, पीबी क्या आएगा, डाया ऑफ ग्रॉस इंटू टी मिनिमम इंटू एफ बी। डी इंटू टी क्या होता है, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। बियरिंग के केस में हम लोग कौन सा एरिया कंसीडर करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो आप देख पाओगे ग्रास डाया 21.5 है, टी मिनिमम देखिए 2 इंसान है यहाँ पे, दैट इज ब्रैकेट है और एक ये वाला मेंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं टी मिनिमम की, तो टी मिनिमम आएगा कौन सा, एक आपके पास 10 mm है और एक आपके पास 12 mm है, तो मिनिमम कौन सा होगा 10 mm। तो आप इसको यहां पे पुट करोगे 10 mm इंटू 300, ठीक है। तो आप देख पाओगे इसका जो आंसर आएगा शेयरिंग में अगर आप देखोगे दैट इज 36 पॉइंट शेयरिंग में जो स्ट्रेंथ आ रही है 31 किलो न्यूटन, ये निकल जाती है, दैट इज पीएस। और मैं पीबी की अगर बात करूं तो पीबी जो निकल के आता है वो पीबी हमारे केस में जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो पीबी की जो वैल्यू रहती है वो आती है 64.5 किलो न्यूटन। अगर मैं रिविट वैल्यू की बात करूं, रिविट वैल्यू, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज रिविट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम ऑफ पीएस कॉमा पीबी। पीएस और पीबी में जो मिनिमम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अब आप ये बता दीजिए 36 पॉइंट जो भी हमारा निकल के आया, जो वैल्यू निकल के आई 36.31 और पीबी जो बियरिंग में निकल के आया, इसमें से मिनिमम कौन सा है 36.31। तो रिविट वैल्यू जो आरवी लिखोगे तो आरवी क्या होता था, दैट इज 36.31 किलो न्यूटन। तो देखो ये तो एक मेंस का अलग क्वेश्चन हो गया, हालांकि आप के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये आपको नहीं निकलवाएगा, उसको सीधे आपको क्वेश्चंस में 36 पॉइंट आंसर दिया होगा, आपको बोल देगा कि इसकी रिविट की जो रिविट वैल्यू है वो आपको 36 या शेयरिंग बियरिंग में कुछ में मिनिमम दिया होगा। तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये 2005 में पूछा गया था, तभी उसने ऐसी बात यहाँ पे प्रोसेस हमको करना पड़ा। अब हमको रिविट वैल्यू मिल गई है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम की डिजाइनिंग पे, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता चल गया, अब हम लोग चलेंगे आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये तो एक पार्ट हो गया इसका सब पार्ट, ठीक है।
तो आप देखोगे कई बार एग्जाम में अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। कन्वेंशनल क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन भैया बिना कन्वेंशनल आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप देखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे नहीं रहेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा करके आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चंस में क्या होता है, कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो अभी शेयरिंग बेयरिंग में ही इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको बड़े क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कि आपको बोरिंग लगे, परेशान होने लग जाओ, लेकिन उसको धैर्य रख के आपको पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपको लगेगा ना, पूरा वीडियो जब आप देखोगे तब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए ये इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इन प्लेन की वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि वहां पे एक डायरेक्ट लोड जो P लगता है, उसके कारण एक फोर्स इस पे आता है, दैट इज मैं बात किया था, दैट इज F1। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक फोर्स परपेंडिकुलर जो भी आता है, दैट इज F2। क्या रहता है? F2 रहता है, ठीक है। तो F1 एंड F2, F1 जो होता है वो ड्यू टू डायरेक्ट शियर होता है, और F2 जो होता है वो डायरेक्ट जो टॉर्शनल आता है, जो टॉर्शन बोल्ट के ऊपर आएगा, टॉर्शन की वजह से जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसकी वजह से जो शियर फोर्स आता है वो F2 होता है। तो हमें डील करना है F1 एंड F2 से। तो देखिए सबसे पहले हमारा पास जो सोल्यूशन है, रिविट वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज 36.31 किलो न्यूटन। अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम को करते हैं। सबसे पहला काम हमको F1 चाहिए, क्योंकि देखिए इस डिजाइन में खास बात यह कि मुझे P नहीं पता है। तो P नहीं पता है तो P के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, फॉर मैं डिजाइन की अगर बात करूं तो क्या था, दैट इज रिविट वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट इज Fr। जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है या तो उसके इक्वल हो जाना चाहिए और या तो उसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी जो रिविट वैल्यू वो लेस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो फोर्स हमारा है, सबसे पहले F1 की बात करता हूं। तो F1 जो होता है वो डायरेक्ट शियर की वजह से होता है। डायरेक्ट शियर का मतलब है सारे बोल्टों में F1 लगेगा, F1 सब पे काम करेगा, ठीक है। ये आपका सब पे शेयरिंग होगा। आप देखोगे 6 बोल्ट जो है सब पे अलग अलग तरीके से अगर आप लगा दोगे तो सारे बोल्टों पे समान जाएगा, सब पे समान शेयरिंग होगी। तो आप देखोगे पहली बात तो सारे जो बोल्ट हैं उनका डायमीटर भी समान दिया हुआ। 6 बोल्ट जो लिए गए, रिविट लिए गए हैं, उनका डायमीटर कितना है? 20 mm है। इसका मतलब सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? समान होगा। तो आप F1 लिख पाओगे P/N लिख पाओगे। P की वैल्यू मुझे पता नहीं जो कि निकालनी है, N की वैल्यू आप लिखोगे 6। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? 1। दूसरी बात यहां पे ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम लोड की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम लोड वहीं पे आएगा जहां पे आप देखोगे कि जो रिविट यहां पे है, 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 इनकी रेडियल जो डिस्टेंस है जिसकी सबसे ज्यादा होगी, उस रिविट को सबसे ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो हमको क्या करना, मैक्सिमम लोड निकालना है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट भी चाहिए, और मैक्सिमम रिजल्ट आपको या तो यहां मिलेगा, या तो इस वाले रिविट पे मिलेगा, या इस पे मिलेगा, या इस पे मिलेगा। यहां पे इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इसके बीच में एंगल भी कम है। तो आपको ध्यान देना है कि जो cos थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, जो थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, cos थीटा का टर्म उतना ज्यादा होगा। आप देख पाओगे कि यहां पे जो हम लोग अटैच करते थे, इसमें जो एंगल होता है, मतलब जो एंगल होता है इसके बीच में थोड़ा बढ़ने लग जाता है। तो एंगल जब ज्यादा बढ़ता है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होने लगता है? कम। तो आपको ध्यान देना है कि r की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज F2 हमने क्या पढ़ा था? P इंटू E इंटू R डिवाइड बाई सिग्मा RI स्क्वायर इंटू RI। अब P हमें निकालना है तो हम P को तो सिमिलर पुट करेंगे, तो P इंटू E हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी 400 है तो मैंने 400 पुट कर दिया। उसके बाद RI की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट रिविट नंबर, ये दिस इज द रिविट नंबर 1, मैं 1 रिविट की स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी रेडियल डिस्टेंस बोल्ट के जो CG इससे सबसे ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, उतनी है सबकी। देखिए इसकी और इसकी सबकी बराबर है, लेकिन इसके बीच में जो F1 एंड F2 है, इसके बीच में एंगल सबसे कम आता है। इसलिए इस बोल्ट को हम लोग चूज करते हैं, दैट इज क्रिटिकल रिविट आपका रहता है, इसलिए हम लोग इस बोल्ट को चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे RI की अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए रेडियल डिस्टेंस, ये वाली रेडियल डिस्टेंस चाहिए। तो मैं इस रेडियल डिस्टेंस को यहाँ पे बना रहा हूं, दिस इज द CG, ये पॉइंट हो गया आपका।
उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट है इस तरीके से, और उसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे ये 50 दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है, क्लियर। तो आप देखोगे 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 50√2 आएगा। तो रेडियल डिस्टेंस आपको मिल गई कितनी, 50√2, ठीक है। एक ट्रायंगल बनेगा, थीटा एंगल मान लोगे, तो ये दिस इज द एंगल थीटा। अब देखो इसके बीच में एक ट्रायंगल बन गया, मैंने क्या 50 ये दिया, 50 ये दिया, रेडियल डिस्टेंस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर कितना आएगा, 50√2 उसका। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 50 कितना रख लोगे, √2, ठीक। उसके बाद सबसे खास बात है जो कि यहां पे फोकस करना चाहिए आपको, क्या, सिग्मा लगा है। सिग्मा का मतलब होता है रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर करते हुए आप उसका समेशन करिए। मैं इसको समझाता हूं अच्छे से, देखिए 1 2 3 4 जो आउटर बोल्ट है 1 नंबर, और इसको मैं नाम देता हूं दूसरा, सपोज दैट दिस इज द 2 नंबर, दिस इज द 3 नंबर, दिस इज द 4 नंबर। अगर आप इनकी बात करोगे 1 2 3, इसको मैं 1 नंबर दे दिया, 1 2 3, जो 1 2 3 4 नंबर के हैं इनकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो समान है। अगर वो समान रहेगी तो कितनी आई थी, तो हम लिखेंगे 4 टाइम, मैं इनको अलग से भी लिख सकता हूं, या तो आप यहीं पे लिख दीजिए 4 टाइम डिस्टेंस कितनी आई थी, 50√2। तो मैंने क्या किया, 50√2 का क्या कर दिया, स्क्वायर, क्लियर। अब उसके बाद उसने टर्म जो पूछा है प्लस ये जो रिविट्स आप देखोगे 4 हो गए। अब बचते हैं आपके पास ये रेडियल डिस्टेंस, एक इसके लिए हो जाएगी, एक रेडियल डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगी। तब आप देखोगे कि जो रेडियल डिस्टेंस इसके, ये है बोल्ट का जो सीजी, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सपोज दैट दिस इज द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। तो आप एक रिविट आपने यहाँ पे लगा रखा है और एक रिविट कहाँ पे लगा रखा है, इधर लगा रखा है। तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 50 mm आएगा, और इसके बीच में सेंटर टू सेंटर देखोगे कितना आएगा, 50 mm। तो आप देखोगे इस बोल्ट के जो सीजी ऑफ ग्रुप है यहाँ पे जो भी हमने बनाया, इसके बीच में ये बोल्ट नहीं है, यहाँ पे रिविट नहीं है, सॉरी, ये सीजी है, क्या है, सीजी है। तो सीजी से रेडियल डिस्टेंस ली जाती है। तो आप देखोगे कि जो ये वाला रिविट है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50 दी हुई है। तो आप देखिए कितने रिविट लगाए गए हैं, 2, एक इधर है एक इधर है, क्योंकि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो एक इधर है एक इधर है, तो कितने हो गए, 2। तो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2, ठीक है। 2 पुट करोगे, डिस्टेंस कितनी है, 50, 50 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ऐसे कितने भी रिविट लगाइए, आप कुछ नहीं करना है आपको, जो भी है जिसपे मैक्सिमम आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो डिस्टेंस है वो उस रिविट के लिए लेते हैं जो कि क्रिटिकल होता है। तो क्रिटिकल कौन सा था, ये था। तो मैंने इस डिस्टेंस को सेंटर से सीजी से ये कंसीडर कर लिया, और अपान में तो हमेशा समेशन लगाया, इसका मतलब कितने भी रिविट लगाए होंगे उनका सबकी रेडियल डिस्टेंस का जितने नंबर आप होंगे उतना लिखोगे, और जितना यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस आएगा उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्लियर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकल के आता है वो आपका आंसर आएगा, दैट इज 0.8√2 इंटू पी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका निकल जाता है, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए जरूरी है मुझे अभी cos थीटा चाहिए। अगर cos थीटा चाहिए, देखिए एंगल यहाँ पे है cos थीटा, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि एक तो ये F1 लग रहा था और दूसरा इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा था, F2, और F1 और F2 के बीच में ये एंगल क्या था, थीटा था। तो आप देखोगे ये थीटा और ये थीटा दोनों समान रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा। अब बात कर लेते हैं cos थीटा कैसे निकालोगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे दिस इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लिख पाएंगे 50 दैट इज 50 डिवाइड बाई 50√2, ठीक है। तो आप 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√2। देखिए गेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आसानी से। देखिए अगर ये क्वेश्चन हम कर लेंगे तो गेट के, आईएएस के, सिविल सर्विसेज के, मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये एएस का भी है, पीसीएस का भी है, आईईएस का भी है, ठीक है। स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम। तो आपको परेशान नहीं होना, अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मैं अभी इसके टाइप के और भी क्वेश्चंस लूंगा, आपको परेशान नहीं होना, सब टाइप के करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे cos थीटा पता चल गया। अब cos थीटा आपको अगर मिल गया तो मुझे चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा था, FR इक्वल टू दैट इज, अगर मैं बात करूं तो दैट इज फार्मूला बना था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos थीटा। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब वहां से ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे FR की वैल्यू, मुझे पता नहीं है, अभी रिजल्टेंट निकालेंगे।
जो F1 है, F1 की वैल्यू कितनी है, p/6, तो मैं p/6 का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, प्लस उसके बाद में 0.8√2 इंटू पी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम p/6 इंटू 0.8√2 इंटू पी डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितना है, 1/√2 निकल के आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 यहाँ पे पुट करोगे, फिर उसके बाद में पूरे का अंडर रूल लोगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब एक खास बात ये देखिए कि p का क्या है, स्क्वायर है, तो p को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो p आप बाहर निकाल सकते हो, क्लियर। बाकी आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो 1/6 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस 0.8√2 का स्क्वायर करोगे, प्लस देखिए यहाँ पे कुछ कट भी सकता है, चाहो तो कट करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई। तो इस तरीके से आप देख पाओगे। ये आपका वैल्यू जो आता है निकल के अप्रोक्सीमेट जो है 1.25, आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, 1.2548 पी आ जाता है। लेकिन फॉर सेफ डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो सेफ डिजाइन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका है, ठीक है, इसको अलग रखना है। मैंने क्या बताया था कि जो रिविट है वो सेफ रहना चाहिए, रिविट इज सेफ, रिविट इज सेफ। उसके केस में आपने क्या पढ़ा था, जो रिविट वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, दैट इज रिजल्टेंट, ये लिख सकते हो। तो रिविट वैल्यू आपके पास देखिए कितना आया था, 36.41, ठीक है, इन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ आर की वैल्यू आपने क्या निकाली, 0.12548 पी। यहां से पी जब सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू जो निकल के आती है ये आपका निकल के आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 28 पॉइंट समथिंग करके। तो आप इसको लिख पाओगे यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू इज नॉट 341, दैट इज 31। तो आप देखोगे कि जो पी की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो ये 28.94 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कन्वेंशनल है। अगर आप देखिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये स्टेप करना बहुत आसान है, ठीक है। p/n कर दिया, खटाक से f1 मिल गया, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, p आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अननोन हो गया। ये आपको क्वेश्चंस में कैसे पहचानना है, जो भी सीजी आप ग्रुप होगा और जहां पे लोड काम करता है वो एसेंट्रिसिटी हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 50√2 जिस बोल्ट के लिए मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्शन हो सकता था, हमारे केस में ये था, क्योंकि ये सबसे लोड के नजदीक है, रेडियल डिस्टेंस भी ज्यादा है, बट इनके बीच में एंगल कम था, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एंगल ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे जो है ये एंगल इसका जो लाइन ऑफ एक्शन F2 का बनेगा वो ये बनेगा। यहां पे अगर आप देखोगे रेडियल डिस्टेंस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो ये बनेगा, दैट इज F2। तो आप देखोगे इनके बीच में जो एंगल है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यहां पे तो और ज्यादा बढ़ गया इनके बीच में एंगल, ठीक है। यहां पे कम रहता है, यहां पे और बढ़ता चला जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि जिसके बीच में एंगल जो है ज्यादा होगा उसका रिजल्टेंट कम आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू रिजल्टेंट में, जब cos थीटा देखोगे एंगल जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जिसमें रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम हो और थीटा क्या हो, मिनिमम हो। आप ये तो क्वेश्चन का सलूशन था। अब प्रॉब्लम कितने प्रकार से बन सकता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार देखिए क्या होगा, हो सकता है कि आपको पी लोड दे देता और उसके बाद में आप F1 निकालते, F2 निकालते, cos थीटा निकालते, फिर जाकर के आप क्या निकालते, रिजल्टेंट निकालते। तो गेट में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें रिजल्टेंट पूछता है। तो ये ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम IAS, PCS, IES स्टेट लेवल प्लस गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं। गेट में ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछता, वो छोटा करके पूछता है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं और एक तरीके से, मतलब ऐसे ही एक और प्रॉब्लम लेता हूं, उसको मैं सॉल्व करता हूं, तो आपको यहाँ पे काम करना हमारे साथ है। तो इस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो जो कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एसएससी जेईई में कहीं ना कहीं 1-2 साल पे ये रिपीट होता रहता है, तो आपको इसी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। एसएससी जेईई में कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टील में अगर आप देखोगे कि 15 प्रॉब्लम्स को अगर आपने सही से कर लिया स्टील की सिर्फ, और 15 में से आप देखोगे कि हर साल कहीं ना कहीं उसी एग्जाम में फंसता रहता है। तो आप देखोगे कि स्टील का सिलेबस बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना होता है। अगर आप सही से 15 से 20 क्वेश्चन सही से लगा लो तो गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इस बार मैंने मेंस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सीधे क्वेश्चंस वहीं से ही, जो भी टेस्ट पेपर में मैंने एग्जाम में यहाँ पे रखा था, सीधे क्वेश्चंस वो आ गए थे एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखोगे कि चीजें वहां पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो स्टील में है, सॉइल में है, वो एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहती है। तो स्टील में देखिए आप इसको सीख जाएंगे ना तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगला हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे
पहले आप ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, इस प्रॉब्लम में हमने क्या क्या सीखा, शियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते वो भी रिवीजन हो गया, बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते वो भी रिवीजन हो गया। बियरिंग स्ट्रेंथ के अंतर्गत आपने देखा क्या कि आपने देखा कि वहां पे मैं बियरिंग एरिया दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया, मैंने उसको भी डील किया। वहां पे डी ग्रॉस आता है और थिकनेस मिनिमम आती है, मैंने उसको डील किया। उसके बाद रिविट वैल्यू क्या होती है, शियरिंग और बियरिंग में जो मिनिमम होता है उसे रिविट वैल्यू बोलते हैं। जब मुझे रिविट वैल्यू मिल गया फिर मैंने क्या किया, रिजल्टेंट फोर्स पहले F1 निकाला, फिर F2 निकाला, उसके बाद रिजल्टेंट निकाला, ये सारे काम किए। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसके बारे में हम लोग डील कर ही लेते हैं, ठीक है। ये एसएससी जेईई 2007 में पूछा गया जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रैकेट वही है जो मैंने बताया था, shown in figure consist of pair of mild steel plates, ठीक है, plates riveted to the flange of 305 mm cross 152 mm आई सेक्शन वही है जो मैंने आपको टॉप व्यू में दिखाया था। 3D डायग्राम अगर आप देखोगे तो वो सब चमक जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। 305 है और 100 दैट इज यहाँ पे 305 जो डेप्थ है आई सेक्शन की और 152 जो है विड्थ ऑफ फ्लैंज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आई कॉलम है, आई सेक्शन जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम में आई सेक्शन यूज किया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे हैवी लोड रहा होगा, इसका मतलब ये सेक्शन जो रहा होगा जाहिर सी बात है ISHB रहा होगा, क्योंकि कॉलम में यूज कर रहे हो, कॉलम में हमेशा हैवी चाहिए होता है ज्यादातर। तो आप देखोगे इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट, इफ द रिजल्टेंट force on the critical का मतलब जहां पे रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा आता है, क्रिटिकल रिवेट is limited to 45 किलोन्यूटन, ठीक है। डिटरमिन द लोड P, determine the load कैपिटल P जो मुझे निकालना है। the bracket can support, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एक ब्रैकेट कनेक्शन दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे, दिस इज द ब्रैकेट कनेक्शन। अब उसके बाद में इसको कनेक्शन बनाया गया है, दैट इज ब्रैकेट कनेक्शन। इस तरीके से इसको ब्रैकेट बोल पाते हैं। ये लोड लगा दिएगा, दैट इज P, क्लियर। ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब इसमें देखिए 8 लगाए गए हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे इधर भी 4 लगाए गए हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से कनेक्शन, ये डायग्राम आपको एग्जाम में दिया जाएगा। और देखिए ये जो सेक्शन दिया गया है, ये वाला जो कॉलम सेक्शन का पार्ट है, इस तरीके से आप देख पाओगे। तो कॉलम सेक्शन में जो ये प्रॉपर्टी दिया है वो 305 क्रॉस 152 mm आई कॉलम, आई सेक्शन का क्या है, कॉलम है। और ये ब्रैकेट आपका, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, ठीक है। अब बात कर लेता हूं, यहाँ पे जो डायमेंशन दी गई है, देखिए ये 300 mm उसने बता रखा है, 300 mm जो कि ये एसेंट्रिसिटी है उसने बता दिया, देखिए, ठीक है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एसेंट्रिसिटी है। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी गई है, ये देखिए डिस्टेंस जो है इसके बीच में, ये 40 mm है। कितनी है, 40 mm,
क्लियर। उसके बाद में दूसरी डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से, ये कह सकते हो एक तरीके से ये इसकी क्या है, दैट इज कॉल्ड इंड डिस्टेंस। उसके बाद में 75 का गैप किया गया है, ये जो है सेंटर टू सेंटर, ये जो है इसके बीच में आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज द कॉल्ड 75, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, पिच आपकी कितनी दी गई है 75, ये आप देख पाओगे 75, ये भी कितना है 75 है। 75 का जो है पिच है, और उसके बाद जो लास्ट की डिस्टेंस है जिसको इंड डिस्टेंस बोलना है दैट इज 40 mm। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन बनाया गया है। और इसके सेंटर टू सेंटर जो है ये जो डिस्टेंस दी गई है दैट इज, ये वाली जो डिस्टेंस देखोगे वो 69 mm दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो 69 अगर इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी गई है, तो इसका जब आप हाफ करोगे तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी तो आप देखोगे कितना आएगा, 69 को डिवाइड करोगे 34.5 आएगा। तो आप देखोगे ये वाली जो डिस्टेंस थी वो 34.5 है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 34.5 mm। तो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस पता चल गई। अब कुछ नहीं करना, देखिए खास बात इसमें यह है कि आपको इस बार शेयरिंग बेयरिंग का चक्कर खत्म। इस बार उसने बोला है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिवेट, क्रिटिकल रिवेट इज लिमिटेड। इसका मतलब जो है जो रिवेट वैल्यू है वो लिमिटेड कर दिया। कितना कर दिया 45। बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। अभी हमने एक क्वेश्चन जो लगाया था उसमें हमने 36.31 हमने निकाला था, वो बात इसने बता दी है। क्लियर। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में जो है 15 मार्क्स में पूछा गया है 2007 में। 2007 एसएससी जेईई में पूछा गया है, दैट इज 15 मार्क्स। लेकिन अब ये फ्रेंड्स 20 मार्क्स में आ रहा है। आईएएस में ऐसे क्वेश्चन 20-20 नंबर में आए हुए हैं। सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है। अब ये रिविट वैल्यू हमको बता दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, फिर से क्या करना है, दैट इज सबसे पहला फोर्स जो डायरेक्ट शियर आता है F1 = P बाई क्या करते हैं N करते हैं। आप बता दीजिए इसमें कितने रिविट्स लगे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या लिखोगे P बाई दैट इज 8 लिख दोगे। ठीक है, एक पहली क्वेश्चन बन गई। अब मुझे जो चाहिए टॉर्सनल की वजह से जो शियर फोर्स आएगा उसकी वजह से। देखिए भैया टॉर्सन आएगा तो टॉर्सन की वजह से भी तो इस पे एक फोर्स आता है, तो टॉर्सन की वजह से भी आता है, एक डायरेक्ट आता है जिसको F1 बोलते हो। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं, यहां वाले रिविट्स में दिखा देता हूं, दैट इज F1 सब पे शेयर होगा। अब बात करता हूं F2 की। F2 क्या होता है, टॉर्सन की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है, और जब शेयर स्ट्रेस पता चल जाती है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, दैट इज फोर्स। अगर F2 की बात करूं तो P × E दैट इज क्रिटिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें जो बात किया है दैट इज क्रिटिकल रिविट की बात किया है। तो क्रिटिकल रिविट हमेशा क्या आएगा, ये वाला आएगा। अगर लोड आपने यहां पे लगाया होगा तो हमेशा क्रिटिकल ये आएगा, जब आप लोड इधर से लगाओगे तो क्रिटिकल ये आएगा। तो आपको डिपेंड करना है कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो P × R E × RI डिवाइड बाई सिग्मा R स्क्वायर। ठीक, अब आप देख लीजिए यहां पे बस आपको जो फोकस करना चाहिए वो डिस्टेंस का थोड़ा सा चक्कर है। खास बात इसमें यह है कि अगर आप डिस्टेंस क्लियर कर ले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखिए कि इसकी सिमेट्री कहां पे आएगी, इसके सेंटर पे आएगी। कहां पे आएगी, ये जो है इसका सेंटर है। सेंटर में अगर आप देख पाओगे, अगर मैं बात करूं तो आप देखो कि ये टोटल कितना है, टोटल है 75 इसके बीच में। तो आधा आधा डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 37 कितनी आएगी 5 mm आएगी। नीचे की डिस्टेंस भी कितनी आएगी, दैट इज नीचे का पार्ट भी आएगा 37 कितना आएगा 5 mm आएगा। क्लियर। अब आपको खास बात यह कि यहाँ पे जो भी है ये CG आप बोल्ड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री ऊपर भी है सिमेट्री नीचे भी है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी या CG। तो आप देखोगे कि इसकी जो डिस्टेंस होगी दिस इज द रिजल्टेंट डिस्टेंस R, जो कि रेडियल डिस्टेंस होगी, और एक रेडियल डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ठीक, तो मैं इनका एक नाम दे देता हूं, सपोज दैट दिस इज द R1। ठीक है, बोल्ट्स का नाम देना चाहो तो R1 आप दे सकते हो, या इसको नंबरिंग करना चाहते हो तो हम लोग एक नंबर देते हैं, दैट इज 1 नंबर, इसको 2 नंबर देता हूं, इसको 3 नंबर रिविट्स को, और ये वाले को 4। तो आप देखोगे यहां पे जो डिस्टेंस है R1, ठीक है, = R2 = R3 = R4, ये आप समझ सकते हो। कैसे, देखिए इसके CG से इसकी जो डिस्टेंस होगी, इस वाले रिविट्स की जो डिस्टेंस होगी, और इस वाले रिविट की रेडियल डिस्टेंस सब में बराबर होगी, क्योंकि सब एक CG से एक समान दूरी पे स्थित है। इसलिए क्या करोगे 1 2 3 4 की क्या लोगे बराबर। कैसे, अब देखो यहाँ पे एक पाइथागोरस हम ट्रायंगल बनाते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो डायग्राम से ही समझ में आएगा। ठीक है, सपोज दैट दिस इज द, अगर आप देखोगे ये लाइन हो गई जिसका एक CG हो गया। क्लियर। इस लाइन पे अगर आप देखोगे कोई रिविट नहीं है, एक रिविट हमने यहां लगा दिया, एक रिविट हमने यहां लगा दिया, और ये है आपका CG से आप रेडियल डिस्टेंस आपको ये वाली चाहिए, और एक डिस्टेंस क्या चाहिए ये वाली, मैंने बना दिया इसको। ठीक है, आप देखोगे ये 37 कितना है 5 है mm है, और बची हुई डिस्टेंस कितनी है, दैट इज कॉल्ड देखोगे 75 mm है।
ठीक है, कितना है 75 mm। तो आप जोड़ दोगे 37 और 30 को जब जोड़ोगे तो 112 दशमलव कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द 112.5 mm का डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक, तो आपको ये पता चल गया। अब उसके बाद में कुछ रिविट्स और बचते हैं, उनको मैं नाम देता हूं, दैट इज 5, 6, 7 करके। तो आप देखोगे जो और रिविट्स आपके हैं, मैं सपोज दैट इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर और इसको ये वाले रिविट्स को 8 नंबर देता हूं, तो आप देख पाओगे। और इसके साथ में रिविट्स की डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूं फिर मैं बात करता हूं। तो अगर आप देखोगे सपोज दैट मैं R1 की बात करूं, तो आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है CG से, ये आपने देखा होगा कि 34.5 है। कितना है, 34.5। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपको R1 मिल जाएगा। R1 ये डिस्टेंस है जो कि आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे कि ये 34.5 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 112.5 का होल स्क्वायर आप कर पाओगे। इस तरीके से आप निकाल पाओगे। तो आप देखोगे इसको जब R1 को सॉल्व करोगे तो R1 की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो R1 का एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 117.67 ये निकल के आती है। क्लियर, mm में आएगी क्योंकि सारे डायमेंशन किस में है, mm में है। फिर आप देखिए कुछ और रिविट्स हैं, रिविट नंबर 5, 6, 7, 8। इसकी जो डिस्टेंस है आप देखोगे, रिविट जो है R5, R6, R7 और R8, ये रिविट देखिए, इसके ये है CG, इसकी एक रेडियल डिस्टेंस इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। ठीक है, तो आप देखोगे इसकी जो डिस्टेंस आएगी, तो मैं R5 की बात कर लेता हूं। तो R5 देखिए, यहां डायग्राम देखिए कैसे, ये 5 नंबर का रिविट्स है, तो इसकी बेस जो है 34.5 है। और अगर देखोगे ये वाला जो सेंटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 37.5 है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे और पाइथागोरस लगाओगे, तो 34.5 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस 37.5 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। यहां से आप देख पाओगे कि जो आंसर हमारा निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेट आपका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता है यहाँ पे मुझे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, कुछ ना कुछ आता होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 35-36 के आसपास आता है। मेरे पास यहाँ पे कैलसी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इस वाले फार्मूले में आइए, दैट इज F2 इक्वल टू P इंटू E इंटू RI डिवाइड बाई सिग्मा RI स्क्वायर। देखिए P की वैल्यू मुझे निकालनी है, एसेंट्रिसिटी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 300 mm। ठीक है, 300 mm हमने रख दिया। RI वो डिस्टेंस है जो कि बोल्ट की सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि यही क्रिटिकल बोल्ट्स होते हैं। तो आप देखोगे R1 की जो वैल्यू है वो आप देखोगे कितना निकल के आएगी, दैट इज 112.5, सॉरी 112 नहीं, जो रेडियल डिस्टेंस है 117.67, तो 117.67, ठीक है, ये निकल के आ जाते हैं डिवाइड बाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में तो हमको दिमाग लगाना है। क्या, देखिए यहाँ पे जब सिग्मा करोगे तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे CG से देखोगे जो कि 4 ऐसे हैं बाहर जो भी रिविट्स लगे 1, 2, 3, 4, ये समान दूरी पे हैं जिनकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो आप देखोगे 4 इंटू क्या करोगे, कितना निकल के आया है, 117 दैट इज 67 का होल स्क्वायर, प्लस अगर आप देखोगे फिर 4 आपके रिबिट निकलते हैं, दैट इज 5, 6, 7, 8। आप देखिए इसके CG से 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, तो इसकी रेडियल डिस्टेंस हमने निकाली, कुछ ना कुछ निकल के आएगी। मैं इसको सीधे लिख रहा हूं, दैट इज 4 टाइम, अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 34.5 का होल स्क्वायर प्लस 37.5 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, सपोज दैट इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू 35-36 के आसपास आएगी, आप आ करके सीधे यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने रख दिया, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर, अब आप देख पाओगे कि इसका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है, दैट इज 0.5367 P के आसपास निकल जाता है, दैट इज F2 निकल गया। अब देखिए भाई, आपको F2 पता चल गया, F1 पता चल गया, अब आपको क्या चाहिए, आपको cos थीटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, cos थीटा। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, अब मुझे क्या चाहिए, दैट इज cos थीटा। अब थीटा एंगल क्या होता था, जो भी हम लोग मानते थे वो थीटा एंगल ये वाला एंगल होता था। कौन सा, थीटा, ये एंगल। जो भी बेस है उससे जो भी हमने रिविट को सबसे क्रिटिकल होता है वो एंगल होता है cos थीटा। तो आप देख पाओगे F1 एंड F2 के बीच में जो भी एंगल आता
था उसे बोलते थे कॉस थीटा। तो आप देखोगे ये बोल सपोज दैट दिस इज द रिवेट, ये डायरेक्ट फोर्स F1 हो गया और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ एक्शन रेडियल डिस्टेंस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं F2। तो आप देखोगे कि ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थीटा चाहिए मुझे, कॉस थीटा चाहिए तो आधार बटे कर्ण लगा दोगे। आधार क्या है आपके पास 34.5 है तो 34.5 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कर्ण आपको पता चला दैट इज 117 कितना है, दैट इज 67, दैट इज हाइपोटेनियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्लियर। ये हमको कॉस थीटा पता चल गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा पॉइंट दैट इज 0.2932 निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग क्या कर पाएंगे, दैट इज मुझे चाहिए रिजल्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा F1 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2P 2F1 F2 दैट इज कॉस थीटा, क्लियर। ये हमने लिख दिया। अब आपको FR को हम लोग सेफ डिजाइन के लिए हमने क्या बताया था कि जो FR है वो किसके बराबर हो सकता है। देखिए F1 की वैल्यू P/8 है तो मैं P/8 लिखूंगा, तो मैंने 8 कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें F2 की वैल्यू हमें पता करना है, तो हमें ये पता है 0.53, मुझे जानकारी मिल चुकी इसकी है 0.5367। P का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 टाइम करेंगे P/8 करेंगे भाई। उसके बाद में हमारे पास 0.5367 इंटू P है, इंटू फिर से करेंगे क्या, कॉस थीटा हमको दिया है तो 0.2932 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा FR की वैल्यू निकल के आती है फ्रेंड्स, सब कैलकुलेटर से अलाउ होता है 5857 दैट इज P। कैलकुलेटर अलाउ होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें बहुत जल्दी 6-7 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आता है, धीरे धीरे सीखोगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखो फिर प्रैक्टिस करके हम सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट मिल गया। अब मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बातों को, ठीक है। ये देखिए फॉर सेफ डिजाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सेफ डिजाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज जो रिविट वैल्यू है, रिविट वैल्यू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू FR। भाई कभी भी रिविट वैल्यू कम नहीं हो सकती, क्योंकि रिविट वैल्यू क्या होता है, रजिस्टिंग वैल्यू होती है, और जो FR आया है वो जो है FR जो आपका निकल के आया है ये अप्लाइड है, तो कभी भी अप्लाइड आपका ज्यादा कर दोगे तो सेफ नहीं रहेगा। तो आप देखो रिविट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 45 है, तो मैं 45 पुट करूंगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू FR का वैल्यू कितना है 0.58 दैट इज 57P। तो आप देखोगे जो P की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज 76.83 किलो न्यूटन। इस क्वेश्चन की एक खास बात और है, क्या, एक लाइन अभी आपने ध्यान नहीं दिया, इसने एक बात बोली है कहीं पे, इन द पेयर ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट, पेयर ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये जो लगाया गया है ब्रैकेट कनेक्शन ये पेयर में है, पेयर का मतलब है इसके पड़ोस में एक साथी और इसका है, तो दो की अगर स्ट्रेंथ मुझे निकालना होगा, पेयर की स्ट्रेंथ निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर पेयर के हिसाब से 2 टाइम आपको करना पड़ेगा, 2 टाइम 76 पॉइंट, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब 2 इंसान एक साथ लग जाएंगे, तो इसका आंसर निकल के आता है फॉर पेयर के लिए 153 पॉइंट समथिंग करके 153 पॉइंट दैट इज 66 किलो न्यूटन। तो आपको ये लाइन थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना चाहिए, पेयर ऑफ दिस इज, तो ब्रैकेट जो है दो का मतलब ये हो गया, देखिए ऐसे है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो 2 इंसान कनेक्ट हैं, जैसे एक पार्ट ये, एक ये है और एक ये है, तो दोनों मिल के इसका काम कर रहे हैं, तो एक तरीके के ये ब्रैकेट 2 है, एक नहीं है। तो आप लोड लगाओगे, जैसे अकेला होता तो कम लोड लेता, लेकिन 2 इंसान जब रहेंगे तो मजबूती ज्यादा रहेगी, तो मजबूती जब ज्यादा रहेगी तो आप देखोगे इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ऐसे बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं। अगर आपको एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेना है तो मेंस के क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। गेट स्टूडेंट भी इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आईएएस के स्टूडेंट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक और फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपका मजेदार क्वेश्चन है और जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कोशिश करिएगा कि बार बार अगर थ्योरी क्लास की कर लोगे, थ्योरी क्लास को दोबारा पढ़ लेना और वहां से आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी थोड़ा सा आ जाएगी। तो कोशिश करिए, देखिए टफ नहीं है, ज्योमेट्री लग रही है, cos थीटा ये सब लगाए जा रहे हो, P1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये तो सब मैथमेटिकल है, 9th-10th का स्टूडेंट भी पढ़ता है, 11th-12th का, तो आसान है, ये भी आसान है, कितने लोग लोड ले रहे हैं, तो ये सब कर पाओगे आप आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस समझना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, अगर आप समझ जाओगे तो फिर कर ले जाओगे, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मेंस का है, अगर आपको एसएससी जेईई
में जॉब क्लियर करनी है तो कोशिश करना पड़ेगा कि आपको कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे। देखिए कन्वेंशनल नहीं लगाओगे तो प्री तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस में भी तो आपको करना है, इसलिए ध्यान देना है कि आपको सिर्फ प्रीलिम से नहीं काम चलने वाला है, क्वेश्चन आपको मेंस। और एक खास बात ये है, जब आप मेंस के क्वेश्चन करते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट पहले अच्छा हो जाएगा तो फिर आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि ऐसे ही कुछ पूछा गया है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। डिफरेंट क्या है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो उसमें रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग जल्दी ही कुछ दिन बाद आरसीसी का कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि आरसीसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आरसीसी का भी आप डाउट थोड़ा सा वहां पे हम लोग ले लेंगे, तो आरसीसी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी हम लोग स्टील सॉइल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपका आरसीसी का क्वेश्चन भी वहां पे थोड़ा बहुत सॉल्व कराएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है एसएससी जेईई 2009 अभी तक इतनी बार ये पूछा गया था, जो कि 18 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, और हो सकता है रिपीट हो जाए अभी 2020 में। ठीक है, तो डिटरमिन द मैक्सिमम लोड determine the maximum load in the rivets of the eccentric connection एक एसेंट्रिक कनेक्शन उसने बता दिया, शोन इन द फिगर को दे दिया ताकि आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। शोन इन द फिगर। ठीक, ये बात उसने बस बताई, बाकी कुछ उसने नहीं बताया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट कनेक्शन बना दिया है उसने, और आपको कनेक्शन थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्शन को उसने बता दिया। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट उसने लगाया है कुछ इस तरीके से लगाया है। ठीक है, उसने ब्रैकेट ये लगाया है और इस तरीके से ब्रैकेट को बना दिया गया। ठीक, ये लोड उसने लगा दिया है और लोड अब की बार दे दिया। देखिए यही खास बात है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा, लोड दिया है और ये जो कनेक्ट किया गया है, एक यहाँ पे रिविट लगाया गया है, एक यहाँ पे रिविट लगाया गया, एक रिविट यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में फिर एक रिविट यहाँ पे लगाया गया है, एक रिविट यहाँ पे लगाया गया है, एक रिविट यहाँ पे लगाया गया, फिर एक रिविट यहाँ लगाया गया है। ठीक, उसके बाद में दूसरा यहाँ लगाया गया है और तीसरा यहाँ लगाया गया है। ये कनेक्शन दे रखा है और कुछ इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो दे दी गई हैं। ठीक, जैसे इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो ये 20 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए इसको। ठीक, उसके बाद में उसने बताया है कि इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दी गई हैं वो 10 सेंटीमीटर है, या कह सकते हो पिच भी हो सकता है। दिस इज द 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद में ये जो डिस्टेंसेस दी गई हैं ये वाली इसके सेंटर टू सेंटर, ये पिच जिसको आप बोलते रहते हो ज़्यादातर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। दिस इज द 10 सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज द 10 सेंटीमीटर, दिस इज द 10 सेंटीमीटर। तो आप देख पाओगे दिस इज द 10 सेंटीमीटर। अब आप ये बता दिए सबसे पहले क्या डिसीजन लेना चाहिए इस प्रॉब्लम में। सबसे बड़ा डिसीजन है कि उसका सीजी ऑफ ग्रुप बोल्ट कहां पे आएगा। आप बताओ कि ये सब सिमेट्रिकल दिख रहा है, आप ये बताइए इसका सेंटर हम क्या मान लें, ताकि इसका अगर आप यह इस पॉइंट को सीजी मानोगे तो आप देखोगे कि आसपास का एरिया जो है इसका, अगर मैं इसको कट करूं दिस इज द दिस और मैं इसको कट करूं तो आप देखोगे इसकी जो सिमेट्री है वो इस साइड भी समान रहेगी, इस साइड भी समान रहेगी। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट कट करूंगा तो ऊपर का भी डायग्राम सेम दिखाई पड़ेगा और नीचे का डायग्राम भी सेम दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इसका सीजी क्या हो जाएगा, दिस इज द सीजी। तो मैं इसको लिख रहा हूं इधर से बाहर से, सीजी ऑफ रिवेट ग्रुप का क्या है सीजी है। क्लियर? अब फ्रेंड्स सबसे खास बात है आपको ढूंढना चाहिए एसेंट्रिसिटी। क्यों? देखिए यहां पे क्या है कि इस रिवेट्स तक की जो दूरी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन आप देखोगे जो एसेंट्रिसिटी होता है जहां पे सीजी की लाइन होती है वहां से जो लोड आपका काम करता है दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। तो आप देखोगे इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो आप क्या लिख पाओगे 10 + 20। तो आप लिखोगे 10 + 20 दैट इज कॉल्ड 30 सेंटीमीटर। और अप्लाइड लोड आपके पास है 60 किलो न्यूटन, तो मैंने 60 किलो न्यूटन लिख दिया। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कितने नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे रिविट्स हैं। देखिए गिनना सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने हो गए, 9 रिविट्स हो गए। ठीक, अब उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस। अब आप ये बताइए कि कौन कौन से रिविट सबसे क्रिटिकल होंगे। भैया ये वाला रिविट सबसे क्रिटिकल होगा, जिसको मैं कोई नाम दे देता हूं, सपोज दैट कि मैं इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको बाहर वाले को 3 नंबर और इसको नंबर 4 दे दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, जो बच्चे इंसान हैं उनको नाम दे देता हूं, 5 नंबर दे दिया, 6 नंबर नाम दे दिया, इसको 7 नंबर दे दिया, इसको क्या दे दिया, 8 नंबर दे दिया। ठीक, इस तरीके से आप इनको नाम दे सकते हो। अब हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे पहले मुझे देखिए कितने आते हैं, 2 फोर्स आते हैं। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट शेयर की वजह से डायरेक्ट शेयर आता है, और एक आता है टॉर्सन की वजह से जो वहां पे फोर्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। तो वहां पे हमें 2 चीजें ध्यान देनी, एक तो F1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, F1 इज नथिंग बट, अगर सारे रिविट्स का डाया सेम है तो आप देखोगे कि जितना लोड आ रहा होगा, जितने रिविट्स लगाए होंगे उसमें शेयर हो जाएगा बराबर बराबर। तो सपोज दैट 60 किलो न्यूटन का आया है, तो 60 किलो न्यूटन का लोड कितने लोगों में शेयर होगा, 9 लोग हैं यहाँ पे, तो 9 में शेयर करा दिया। तो 9 में जब शेयर कराया तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकल के आया होगा, 6 पॉइंट समथिंग करके आया था, 6 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू आएगी 6.67 किलो न्यूटन निकल गया भाई। अब मुझे जो चाहिए, जरूरत थी वो मैंने निकाली। अब F2 मुझे चाहिए। F2 का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है P इंटू ई इंटू आर आई, जो भी डिस्टेंस हमें लेना है, अपान सिग्मा इंटू आर आई का स्क्वायर। अब आप बता दीजिए मुझे जो डिस्टेंस चाहिए, सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हो सकता है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन होगा, तो वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा 1 वाला, क्योंकि इसकी रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है और थीटा सबसे कम रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना चाहिए, रेडियल डिस्टेंस है R1, R2, R3 और R4, ये बराबर है, और ये बराबर हैं। तो अगर आप देखोगे इनकी जो रेडियल डिस्टेंस होगी, यहाँ तक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप देखोगे 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो क्या निकाल के लाओगे, R1 जो निकल के आएगा 10 का स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर निकल के आएगा। क्या देखोगे, दिस इज द आंसर इज 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5, 6, 7, 8 इनकी जो डिस्टेंसेज है, रेडियल डिस्टेंसेज, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी भी डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस वाले रिविट्स की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो R5 है, R6 है, दैट इज R7 है, और R8 है, इक्वल है, और आप देखोगे दैट इज R8 दैट इज द 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये तरीके से हमको निकल गया। अब फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो मैं cos थीटा निकालूंगा। cos थीटा एंगल कौन सा होगा, दिस इज द थीटा एंगल, दिस इज द थीटा एंगल। थीटा एंगल क्या होगा, आप देखोगे थीटा एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, दिस इज द पॉइंट CG, यहाँ पे आपका हो गया दैट इज द रिविट्स, और ये भी एक रिविट आपने यहाँ पे लगा रखा है। तो आप देखोगे ये एंगल थीटा है, और आपका डायरेक्ट फोर्स यहाँ पे दैट इज द F1, और इसके परपेंडिकुलर दैट इज F2। अब मैं पाइथागोरस के हिसाब से बताऊं या आपको ज्योमेट्री के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पे देखोगे दिस इज द थीटा, दिस इज द 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो बचा रिमेनिंग एंगल होगा दैट इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब फ्रेंड्स बात करें, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल टोटल है 90, तो मैं 90 माइनस थीटा, अगर बचा एंगल था ये वाला, और इसमें अगर मैं ऐड करूं प्लस टोटल 90, सॉरी यहाँ पे थीटा ऐड करूं, तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ एंगल था ये कितना था, थीटा। अब दो जो फोर्स F1 एंड F2 काम कर रहे हैं, इनके बीच में अगर एंगल आपका थीटा रहता है, तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला आप लिखोगे FR इजकल टू दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप देख पाओगे दैट इज द, अगर मैं इस डायग्राम से बात करूं, दिस इज द बेस और हाइपोटेनियस, आप देखोगे दिस, तो हाइपोटेनियस की डिस्टेंस हमें पता है और बेस भी हमको क्या है, पता है। तो बेस हमारे पास है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद में हाइपोटेनियस हमने निकाला 10√2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के जो निकल के आई है दैट इज कॉल्ड R1। R1 की वैल्यू जो है वो आपकी निकल के आई है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10√2। तो यहां पे देखोगे
आपका आंसर निकल जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन में निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपके सामने है। तो आपके पास वैल्यू अगर मैं बात करूं तो F1 की वैल्यू है 6.67 किलो न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे सीधे पुट कर दिया 6.67 किलो न्यूटन। मैं F2 की बात करूं, यहाँ पे पहले F2 निकाल लेते हैं, F2 को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तब पुट कर पाओगे। F2 कैसे निकलेगा, देखिए P आपको क्वेश्चन में इसमें बता दिया 60 किलो न्यूटन, तो मैंने क्या किया 60 किलो न्यूटन पुट कर दिया। उसके बाद एसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि ये है क्या, CG ऑफ बोल्ट ग्रुप है या रिविट की बात कर सकते हो। दिस इज द 20 और बची रिमेनिंग डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो आपकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी दैट इज 30 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले भी निकाल रखा है। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप देखोगे सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो रिविट होता है जिसकी रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, तो आप रेडियल डिस्टेंस कितना लोगे, दैट इज अगर आप देखोगे ये निकल के आएगा 10√2, तो मैंने क्या कर दिया 10√2 पुट कर दिया। उसके बाद में अब आपको चाहिए यहाँ पे सिग्मा R1 स्क्वायर करके आपको डिस्टेंस चाहिए, तो आप समेशन करोगे दैट इज कितने रिविट्स हैं इसके पास R1 R2 R3 R4, तो आप देखोगे सिग्मा के हिसाब से अगर करोगे 4 टाइम 10√2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम इंटू R5 R6 R7 R8 की जो रेडियल डिस्टेंस हैं, जो ग्रुप्स आपने बना रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर पाओगे दैट इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आंसर निकल के आता है 15√2 किलो न्यूटन। ठीक, तो मैं रिजल्टेंट जब निकालूंगा इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज 15√2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे F1 पता है F2 पता है, तो मैं पुट करूंगा दैट इज 15√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 6.67 इंटू 15√2। कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/√2, आप इसका रूट ले लीजिए और रिजल्टेंट वैल्यू आप देखोगे दिस द 26 पॉइंट FR इजकल टू 26 पॉइंट किलो न्यूटन। ये है जो क्रिटिकल सेक्शन आपका होगा, जो सबसे ज्यादा जो रिविट का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो इस रिविट पे आएगा, जो कि वो ले सकता है मैक्सिमम कितना 26.36 किलो न्यूटन, इतना इस रिविट पे आपका रिजल्टेंट फोर्स आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो एसएससी जेईई में ये 18 या 20 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे से समझ जाते हो इसमें क्या है। एक तो आप देख सकते हो एक ये फार्मूला सिंपल सा है, दूसरा जो फोकस करने वाली चीज है सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये रेडियल डिस्टेंस है। इसके अलावा आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो F1 निकलना सबसे कॉमन चीज है, क्या लोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट या रिविट्स कर सकते हो, बहुत आसानी से निकल गया। F2 में क्या चाहिए, P भी पता रहता है, एसेंट्रिसिटी भी पता रहती है, बस क्या चाहिए रेडियल डिस्टेंस चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा दिमाग जो लगाना चाहिए किस पे लगाना चाहिए, रेडियल डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हो ये आपके 20 नंबर का क्वेश्चन जो था बहुत ही आसानी से आपने उसको क्या कर लिया, टैकल कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने क्या किया, जो IAS गेट या जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो सकते थे हमने 20 मार्क्स के क्वेश्चन 3 डिस्कस किए। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, मन लगाओगे, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।